बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटे, आज जो हमारा टॉपिक है, हमने एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, विच इज़ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइंस। जब भी हम एपिडेमियोलॉजी में, पब्लिक हेल्थ के अंदर कोई भी रिसर्च स्टडी करना चाहते हैं, तो किस तरह से हम वो रिसर्च स्टडी कंडक्ट करते हैं, क्या हमारा डिज़ाइन होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस की रिसर्च स्टडीज़ या सर्वेज हम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जैसे ऑब्वियसली आप लोग देख रहे हो आजकल, या मैं पहले भी कई बार अपने लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुका हूँ चीज़ कि मेरा ख्याल है आजकल एपिडेमियोलॉजी और पब्लिक हेल्थ से ज़्यादा इस चीज़ को समझना, इससे ज़्यादा बेटर टाइम आपकी लाइफ में नहीं आ सकता, बिकॉज ऑफ डेफिनेटली द कोरोना पेंडेमिक। ठीक है, तो आप लोग डेली बेसिस पे न्यूज़ में और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बहुत सारा डेटा एनालिसिस, केसेस, डेथ्स, डिजीज का जो फिगर्स हैं, वो सारी चीजें देख रहे हो, तो वो डेफिनेटली दे हैव बीन एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन डेटा, अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन स्टडी और रिसर्च डिजाइन। ठीक है, तो वो क्या क्या होते हैं, किस किस तरह से हम उनको यूज करते हैं, वो आज हमने डिस्कस करना है बेसिकली। और उसके लिए मैं आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन विद यू। कहाँ पे, हाँ ये आ गई मेरे पास ऑप्शन। अच्छा जी, आप लोगों ने बेटे मुझे बताना है कि आपको ये नजर आ रहा है स्क्रीन या नहीं। मुझे कोई एक बंदा बता दे, स्क्रीन विजिबल है? जी सर। ठीक हो गया, सही है। एक मुझे चीज जरा इंश्योर करनी है। अच्छा, मैं इस मीटिंग के लिए ना बेटे फातिमा, आपको मैं को होस्ट बना रहा हूँ। जो भी बंदा ये एडमिट वाला ऑप्शन हुआ हुआ है क्लिक, आप उसको एडमिट करते जाना, जो भी बंदा ड्रॉप होके दोबारा से आ रहा है। ठीक है सर। मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ यहाँ से। जस्ट अ सेकंड। कहाँ गई ऑप्शन? एक सेकंड, मैं आपका शेयर खत्म करके दोबारा करता हूँ आपको साथ शेयर। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, अच्छा ठीक हो गया। सो अब बेटा आपके पास अगर कोई आएगा एडमिट के लिए, तो आप उसको एडमिट करते जाना, आपके क्लास फेलो जो भी होगा। ठीक है, मैं वापस से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ फटाफट से। ये जनाब ठीक हो गया, सही है। अच्छा जी बेटे, अगर आप लोग चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास डिवाइस पे, या फिर आप इसको इवन बेटर, अगर आपके पास पेन पेपर है, आप अगर इस इमेज को ड्रॉ कर लो अपने पास, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, इसको मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज द समरी ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन, यानी हमारा जो आज का टॉपिक है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन। अगर उस टॉपिक को मैं एक पिक्चर की फॉर्म में शो करना चाहूँ, बेटे मुझे प्लीज चैट में भी कुछ मत पूछो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं उसको शो करना चाहूँ एक पिक्चर के अंदर इस पूरे टॉपिक को, तो ये दिस इज द समरी ऑफ द टॉपिक। इसको आप, जैसे मैंने कहा, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको अपने पास ड्रॉ कर लो। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आप देखो तो एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट स्टडी डिजाइन आपके पास दिए हुए हैं, जिसमें ऊपर टॉप के ऊपर है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज और बॉटम पे है एनालिटिकल स्टडीज। So broadly speaking, we can categorize epidemiological study designs into two types. One is the descriptive study designs and the other is the analytical study designs. ठीक हो गया, मैं भी इन सब की डिटेल बताता हूँ आपको, और बल्कि आने वाले लेक्चर्स में हमने इन्हीं को एक एक स्टडी डिजाइन को पूरे लेक्चर में डिस्कस करना है, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, अच्छा, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज की अगर हम बात करें तो हमने फर्दर इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। वन इज पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज एंड द अदर इज इंडिविजुअल बेस्ड स्टडीज। ठीक है, सो मैंने क्या बताया अब तक? मैंने बताया कि ब्रॉडली स्पीकिंग वी हैव कैटेगराइज्ड एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइंस इनटू टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिजाइंस और एक को हम कहते हैं एनालिटिकल स्टडी डिजाइंस। डिस्क्रिप्टिव की अगर हम बात करें तो हमने फर्दर उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। वन इज पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज
एंड द अदर इज इंडिविजुअल बेस्ड स्टडीज। ठीक है जी। पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज की जो एग्जांपल है दैट इज इकोलॉजिकल स्टडीज या इकोलॉजिक स्टडीज। ठीक है, इकोलॉजिकल या इकोलॉजिक स्टडीज ये किसकी एग्जांपल है? पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज की। और अगर इंडिविजुअल बेस्ड स्टडीज की अगर हम बात करें तो उसकी एग्जांपल के अंदर आ जाता है केस सीरीज और उसके अंदर सेकेंडली आ जाता है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। मैंने दो एग्जांपल्स बताए इंडिविजुअल बेस्ड स्टडीज की, एक है केस सीरीज और एक है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। ठीक है, तो ये हमारी हो गई डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। अब अगर हम एनालिटिकल स्टडीज के ऊपर आ जाएं तो अगेन उसको हमने दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडीज और एक को हम कहते हैं इंटरवेंशनल स्टडीज। क्या कहते हैं? एक को ऑब्जर्वेशनल स्टडीज और दूसरे को हम कहते हैं इंटरवेंशनल स्टडीज। अगर हम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज की बात करें तो इसके अंदर फर्दर हमारे पास तीन टाइप्स आ जाती हैं जो ग्रीन कलर से आपको नजर आ रही हैं। एक को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल, एक को हम कहते हैं केस कंट्रोल और एक को हम कहते हैं कोहॉर्ट। ठीक है, अच्छा क्रॉस सेक्शनल की अगर हम बात करें तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना। क्रॉस सेक्शनल ऑब्जर्वेशनल की टाइप भी हम कई बार लेते हैं और इंडिविजुअल स्टडी डिजाइन की डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी हम टाइप लेते हैं। मैं अभी फर्दर जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशनल के लिए मैंने बताया एक हमारी होती है क्रॉस सेक्शनल, एक होती है केस कंट्रोल और एक होती है कोहॉर्ट। कोहॉर्ट को हमने फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, एक को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव स्टडीज और दूसरे को हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज। ठीक है, इंटरवेंशनल स्टडीज की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो उसको हम कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स या इसका जो पूरा नाम है RCTs, रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स, RCTs। वो एक आपने टर्म पढ़ी थी ना RTCs, वो था रोड ट्रैफिक क्रैशेस, ये है RCTs। RCTs stands for randomized clinical trials या समटाइम्स इसको रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स भी कहते हैं। दोनों टर्म्स यूज होती है, रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स या रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। दोनों टर्म्स को बेटे हम यूज कर रहे हो। ठीक हो गया जी। सो ये एक ओवरव्यू है डिफरेंट टाइप्स की स्टडीज। अब ऑब्वियसली हमने इनको डिटेल से डिस्कस करना है बिकॉज दीज आर द फाउंडेशंस ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ। और आपको अगर कुछ भी नहीं आता एपिडेमियोलॉजी और पब्लिक हेल्थ में से दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन अगर आपको स्टडी डिजाइंस नहीं आते तो फिर इसका मतलब है आपको एपिडेमियोलॉजी और पब्लिक हेल्थ की ABC भी नहीं पता। ठीक है, और बिलीव मी अगर आप ये डिजाइन आज समझ लोगे तो आपकी रिसर्च में जिंदगी में अगर आप कभी इंशाल्लाह पोस्ट ग्रेजुएट करते हो या PhD करते हो, कुछ भी करते हो आगे, ऐसी डिग्री जिसके अंदर रिसर्च का कंपोनेंट होगा या कोई ऐसी डिग्री जैसे न्यूट्रिशन के अंदर या आप कुछ फर्दर करते हो जिसके अंदर कम्युनिटी या हेल्थ पब्लिक हेल्थ इन्वॉल्व होती है, तो वहां पे आपको प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो इनको जितना हो सके पॉसिबल उतने गौर से सुनो और समझो और क्वेश्चंस करो मेरे से कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। जितना क्वेश्चन करोगे उतना बेटर आप अंडरस्टैंड कर सकोगे। ठीक है, अच्छा अब हम अल्लाह का नाम लेके आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिजाइंस पे। मैंने बताया था दो टाइप्स हैं, एक है पॉपुलेशन और एक है इंडिविजुअल्स। अच्छा अब जनाब पॉपुलेशन बेस्ड जो स्टडीज हैं उनके अंदर क्या होता है? जो पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज हैं बेसिकली उनके अंदर बेटे जो हमारा यूनिट ऑफ स्टडी होता है वो इंडिविजुअल नहीं होता बल्कि वो कोई ग्रुप होता है, वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि पॉपुलेशन मीन जरूरी कोई पूरे मुल्क की पॉपुलेशन हो या पूरे कोई सिटी की पॉपुलेशन हो या पूरी कोई डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन हो। पॉपुलेशन का मतलब है पीपल अंडर स्टडी। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं जनाब अपनी एक स्टडी करना चाह रहा हूँ इस्लामाबाद में जो कोरोना पेशेंट्स हैं, तो कितने हैं? लेट्स अज्यूम कि इस वक्त 200 पेशेंट्स हैं इस्लामाबाद में कोरोना के। तो मैं कहूंगा कि ये जो 200 कोरोना पेशेंट्स हैं ये मेरी क्या है? ये मेरी पॉपुलेशन। ठीक है, तो जब हम रिसर्च की बात करते हैं, जब हम पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं, जब हम एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं, तो पॉपुलेशन का मतलब वो वाली पॉपुलेशन नहीं होती जो आपने बायोलॉजी में पढ़ी थी। पॉपुलेशन मींस पीपल अंडर स्टडी। ठीक है, पीपल इन्वॉल्व्ड इन अ रिसर्च स्टडी। अच्छा जरूरी भी नहीं है कि पीपल मींस लिविंग क्रिएचर्स ही हों, वो जैसे हम बायोलॉजी में डेफिनेशन पढ़ते थे वो डिफरेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ। हमारी जो स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन या एपिडेमियोलॉजिकल पॉपुलेशन है
वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैं जनाब ये देखना चाह रहा हूँ कि इस्लामाबाद और पिंडी रीजन में कितने प्राइवेट क्लिनिक्स हैं। बहुत सारे होंगे ना, हजारों में होंगे, मे बी आराम से 1,500-2,000 होंगे अगर हम इस्लामाबाद पिंडी की बात करें। तो अब मैं किस चीज पे स्टडी कर रहा हूँ, रिसर्च किस चीज पे कर रहा हूँ? प्राइवेट क्लिनिक्स पे। तो मेरी पॉपुलेशन क्या हो गई? प्राइवेट क्लिनिक्स मेरी पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, तो गॉट माई पॉइंट कि जो स्टेटिस्टिकल या एपिडेमियोलॉजिकल पॉपुलेशन होती है वो जरूरी नहीं है कि वो लिविंग एंटिटी हो, इट कुड बी अ नॉन लिविंग एंटिटी एज वेल। अच्छा, अब हमने एग्जाम्पल के अंदर कहा था कि पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वही इकोलॉजिकल स्टडीज। इकोलॉजिकल स्टडीज का बेटे मतलब ये होता है कि ऐसी स्टडीज जिनके अंदर हमारा जो यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो एक ग्रुप है रादर देन अ सिंगल पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि एयर पोल्यूशन का जो ग्रेड है, जो क्वालिटी है डिफरेंट सिटीज कि जनाब 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज दुनिया के कौन से हैं, लाहौर, कराची और वहां से क्या इंडिया का न्यू दिल्ली और इस तरह के जो 3-4 सिटीज आ जाते हैं टॉप 10 के अंदर है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो अब जब हम ऐसी स्टडीज करते हैं तो उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट सिंगल यूनिट सिंगल पर्सन ही होता। देखो जब हम बाहर निकलते हैं घर से तो जो बंदा भी लाहौर में रह रहा है या जो बंदा भी कराची में रह रहा है, हर कोई एक्सपोज हो रहा है ना उस एयर पोल्यूशन से। हर किसी को लंग डिजीजेस होने का चांस ज्यादा है ना, किसी एक बंदे को या 2 को या 4 को या 10 को तो नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब हम बात करते हैं ऐसी स्टडीज की तो वहां पे क्या ज्यादा सेंसिबल है, हर एक बंदे को इंडिविजुअली स्टडी करना या पूरे ग्रुप को स्टडी करना? डेफिनेटली पूरे ग्रुप को स्टडी करना ज्यादा सेंसिबल है। क्यों? बिकॉज हम एक ऐसे रिस्क फैक्टर की बात करें जिसने पूरी पॉपुलेशन को अफेक्ट किया हो। मैंने स्मोकिंग पे स्टडी करनी है तो ठीक है, इट मेक सेंस कि भाई मैं स्मोकर्स को लूं अपनी स्टडी में, क्योंकि स्मोकिंग से वही लोग ज्यादातर इफेक्ट हो रहे हैं ना जो स्मोकिंग करते हैं, या फिर वो लोग जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं जो सेकेंड हैंड स्मोकिंग का शिकार होते हैं। लेकिन अगर मैं एयर पोल्यूशन की बात करूं तो भाई एयर पोल्यूशन का तो हर बंदा एक्सपोज हो रहा है, चाहे वो घर में बैठने वाली खातून ही क्यों नहीं है, चाहे वो महीने में एक दिन भी घर से बाहर नहीं निकलती, एक्सपोज तो वो भी हो रही है। भाई खिड़की दरवाजे से पोल्यूशन थ्रू एयर उसको अफेक्ट नहीं करेगी, चाहे वो घर से ही ना निकले कभी बाहर। ठीक है, तो दैट मीन्स इन इस तरह की सिचुएशंस के अंदर हमारा ग्रुप को स्टडी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल स्टडीज। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे हमारी आती है इंडिविजुअल बेस्ड स्टडीज। अच्छा, इंडिविजुअल बेस्ड स्टडीज में बेटा मैंने कहा केस सीरीज और क्रॉस सेक्शन। अच्छा, केस सीरीज को अब हम पहले ले लेते हैं। जब एक फिजिशियन, एक मेडिकल डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठता है तो वो क्या चेक करता है, किसे चेक करता है? हेल्दी लोगों को चेक करता है या पेशेंट को चेक करता है? ऑब्वियसली पेशेंट को चेक करता है। हेल्दी बंदा जो जिसको कोई साइन सिम्टम्स नहीं होते वो फिजिशियन के पास जाता है? हमारे सोसाइटी में नहीं जाता ना, हम तभी फिजिशियन के पास जाते हैं जब हम क्या होते हैं, जब हम बीमार होते हैं। सो केस सीरीज नाम पे फोकस करो। मैंने आपको क्या बताया था, केस किसे कहते हैं पब्लिक हेल्थ में, एपिडेमियोलॉजी में? डिजीज्ड पर्सन। तो केस सीरीज का क्या मतलब हो गया? सीरीज क्या होती है? जब ज्यादा सारी एक सीरीज, ड्रामे की सीरीज क्या होती है, ज्यादा सारी एपिसोड्स हैं उसकी। तो सीरीज का मतलब है समथिंग व्हिच इज मोर इन नंबर। ठीक है, तो केस सीरीज का मतलब है कि जनाब डिजीज्ड पर्सन आ रहे हैं और वो डिजीज पर्सन को 1 या 2 या 3 नहीं है बल्कि वो ज्यादा सारे हैं, 50, 100, 150, 200, 500, 600, 800। तो इसको हम कहते हैं केस सीरीज। अच्छा, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जनाब मैं हूँ एक फिजिशियन, मैं बैठा हुआ हूँ अपने क्लिनिक के अंदर और मैं देख रहा हूँ पेशेंट्स को। सडनली एक दिन शाम में मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरे पास एक बंदा आया है जिसको क्या है, अच्छा डायसेंट्री है लेट्स, ठीक है, हैजा है उसको। और जनाब उसके बाद मैं देखता हूँ कि वो एक पेशेंट होके गया, उसके बाद एक और पेशेंट आ गया, आधे घंटे बाद तीसरा पेशेंट आ गया, 2 घंटे बाद चौथा पेशेंट आ गया। फिर जनाब रात को जब तक मैं उठा, 10 बजे तक क्लिनिक का मेरा टाइम है, 10 बजे उठने तक मेरे पास 18 पेशेंट आ गए। और मैं उस एरिया में पिछले 2 साल से क्लिनिक कर रहा हूँ। ऑन एन एवरेज अगर कभी मेरे पास कोई हैजा, कोई डायसेंट्री के पेशेंट्स आते भी हैं तो
महीने में एक पेशेंट आता है, इससे ज्यादा नहीं आते। और उस दिन एक दिन के अंदर मेरे पास 18 पेशेंट आ गए। अगले दिन जब मैं क्लिनिक पे गया फिर 12 पेशेंट आ गए, तीसरे दिन जब मैं क्लिनिक पे गया फिर 15 पेशेंट आ गए। तो जनाब अब हुआ ये कि मेरे दिमाग में कुछ, देयर मस्ट बी अ फ्यू बेल्स रिंगिंग कि देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन इन द कम्युनिटी। कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई गंदा पानी लोग पी रहे हैं, कोई गंदा खाना खा रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, कोई एक ऐसा रिस्क फैक्टर आ गया है जिसकी वजह से कम्युनिटी के लोगों को लोग इतना ज्यादा डायसेंट्री के साथ प्रेजेंट हो रहे हैं। जो नॉर्मली हफ्ते में या महीने के अंदर एक केस होता था, वो एक एक दिन में 15-15, 18-18 केस आ रहे हैं। सो नाउ इट बिकम्स अ केस सीरीज। A number of persons with the same disease, with the same signs and symptoms are presenting at my clinic. So this has now become a case series. अब मेरा काम क्या है वहां पे, अगर तो मैं एक अच्छा अक्लमंद फिजिशियन हूँ तो मैंने उस केस सीरीज को रिपोर्ट करना है। कहाँ रिपोर्ट करना है? अपने से ऊपर रिपोर्ट करना है। मेरे जो ईडीओ हैं या डीडीओ हम उसको कहते हैं, यानी जो मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हेल्थ को सुपरवाइज कर रहे हैं जो लोग, उनको मैंने रिपोर्ट करना है कि जी मैं इस एरिया के अंदर एज अ फिजिशियन काम करूं और मेरे क्लिनिक पे फलानी डिजीज के साथ सडनली इतने सारे केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू नीड टू सेंड योर टीम्स एंड दे नीड टू डू द सर्वे एंड फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं केस सीरीज। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ में आ गया। अच्छा, क्रॉस सेक्शन उसको मैं उधर एनालिटिकल के साथ डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी, अब हम, ये था हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। अब डिस्क्रिप्टिव स्टडीज डिस्क्राइब करना क्या होता है? आपको पेपर में क्वेश्चन भी आता है ना बहुत टाइम्स कि जी डिस्क्राइब करें। डिस्क्राइब करने का बेटे मतलब होता है कि यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिजाइन में जितनी भी हमने स्टडीज डिस्कस की, चाहे वो पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज थी, चाहे वो इंडिविजुअल बेस्ड स्टडीज थी, चाहे वो एज एन एग्जांपल हमने इकोलॉजिकल स्टडीज ली, चाहे हमने वो एज एन एग्जांपल केस सीरीज ली, उसके अंदर भी जस्ट डिस्क्राइब द डिजीज, दैट्स इट। हम ये कहते हैं कि जनाब मेरे पास डायसेंट्री के पेशेंट्स आ रहे हैं, ये साइंस हैं, ये सिम्टम्स हैं, इतना सीरियस उनका डायरिया है, इतनी सीरियस कंडीशन है, वी आर जस्ट डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, हम कुछ एनालाइज नहीं कर रहे उसमें। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हैं। On the other hand, analytical studies are those studies in which we analyze the data as well. कि मेरे पास जनाब 18 पेशेंट आए डायसेंट्री के, उनमें से इतने परसेंट को ब्लडी डायरिया था, इतने परसेंट को वाटरी डायरिया था, इतने परसेंट को वॉमिटिंग हो रही थी, इतने परसेंट को वॉमिटिंग के साथ ब्लड भी आ रहा था, इतने परसेंट को 15 स्टूल आ रहे थे दिन में, इतने परसेंट को 12 स्टूल आ रहे थे दिन में, इतने परसेंट को 20 स्टूल आ रहे थे दिन में, XYZ, इतने परसेंट लोग मेल थे, इतने परसेंट लोग फीमेल थे, इतने परसेंट लोगों का एज ग्रुप ये था, इतने परसेंट लोग फार्मिंग के बैकग्राउंड से आ रहे थे, इतने परसेंट लोग बिजनेस के बैकग्राउंड से आ रहे थे, इतने परसेंट हाउस वाइफ थी बीच में, इतने परसेंट अंडर 5 चिल्ड्रन थे, इतने परसेंट अंडर 5 चिल्ड्रन मैलनरिश्ड थे बीच में से, इतने परसेंट अंडर 5 चिल्ड्रन स्कूल गोइंग थे, इतने परसेंट अंडर 5 चिल्ड्रन स्कूल गोइंग नहीं थे, इतने परसेंट लोग एजुकेटेड थे, इतने परसेंट लोग इलिटरेट थे, यू नो, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेरिएबल्स आर देयर। सो ये अब मैं क्या करूं, ये जो मेरे पास डेटा आ रहा है उसको मैं एनालाइज भी करूं। डेफिनेटली ये जो मेरे सारे क्वेश्चंस 15-20 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे, ये कैसे मुझे परसेंटेजेस आएंगी? ये तभी आएंगी ना जब मैं कलेक्टेड डेटा को एनालाइज करूं, उसका कोई मीन, कोई मीडियन, कोई मॉड। ठीक है, आप लोगों ने अभी स्टैटिस्टिक्स का कोर्स नहीं पढ़ा, बट एटलीस्ट आपने मैट्रिक तक तो एफएससी पढ़ी है ना, उसमें आपने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया था, एवरेज जिसको आप बोलते थे। ठीक है, तो वो कहां से आएगी मेरे पास? मैं कोई टेक्निक स्टैटिस्टिकल अप्लाई कर रहा हूँ ना उस डेटा के ऊपर। लेट्स से मेरे पास 100 लोग आए, अब मैं कहता हूँ जी मेरे पास 100 में से 60% लोग मेल्स थे, तो कैसे पता चला भाई 100 में से 60 मेल्स है? तो मैंने कहा 60% मेल्स थे, तो दैट मींस मैंने कुछ स्टैट्स उस पर अप्लाई की ना। 50 लोग मेरे पास आए, उसमें से 30 बच्चे थे, तो मैंने कहा भाई 60% पेशेंट्स बच्चे थे, तो ये 60% कहां से नंबर आया? ये डेटा को के ऊपर मैंने स्टैट्स अप्लाई की ना, तो ही मेरे पास ये नंबर। so on and so forth। ठीक है जी, तो ऐसी स्टडीज को जहां पे हम डिस्क्राइब करने के साथ साथ इन एडिशन टू दैट वी आर आल्सो एनालाइजिंग द डेटा, उसको हम कहते हैं एनालिटिकल। ठीक, अच्छा, अब आ जाते हैं एनालिटिकल को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, एक है ऑब्जर्वेशनल, एक है इंटरवेंशनल। अभी के लिए आप इंटरवेंशनल को भूल जाओ, लेट्स जस्ट फोकस ऑन द ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। अच्छा, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज को
के अंदर जैसे नाम से पता चल रहा है, दीज आर द स्टडीज इन विच वी जस्ट ऑब्जर्व एंड एनालाइज द डेटा। मैं क्या कह रहा हूँ, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज कौन सी होती हैं? ऑब्जर्वेशनल स्टडीज आर दोज इन विच वी जस्ट ऑब्जर्व एंड एनालाइज द डेटा। 3 टाइप्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह ताला हम हर एक टाइप के ऊपर एक एक पूरा लेक्चर हम करेंगे। आज जाहिर है मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है और क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम करते हैं। पहली टाइप है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी का एक और नाम होता है, उसको हम कहते हैं प्रेवलेंस स्टडी। सो आपसे कोई भी बंदा कहता है कि जनाब डू यू नो व्हाट इज अ प्रेवलेंस स्टडी या डू यू नो व्हाट इज अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी, तो आपको बड़े कॉन्फिडेंटली कहना कि चाहिए कि हाँ जी मुझे पता है और मैंने एपिडेमियोलॉजी पढ़ी है और ईपीएच का कोर्स पढ़ा है और मुझे पता। प्रेवलेंस से अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए प्रेवलेंस से वही कुछ जो ऑलरेडी प्रेवलेंस में आपने पढ़ा है। यानी प्रेवलेंस हम कैसे फाइंड करते थे? प्रेवलेंस का न्यूमरेटर क्या होता था? नंबर ऑफ न्यू केसेस प्लस नंबर ऑफ ओल्ड केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। याद आया? तो जनाब बिल्कुल वही बात है कि उसी को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शन हम किसे कहते हैं? वो आप एफएससी में पढ़ते थे ना, बायोलॉजी में, प्री मेडिकल से सब लोग हैं कि जी फलानी चीज का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम बनाए। आपकी बायोलॉजी की बुक्स में भी बनी होती थी क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ अ टिश्यू या व्हाटएवर। तो क्रॉस सेक्शनल क्या होता है? जिसमें आप ऐसे सी थ्रू कर सके, ऐसे इस तरह से। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी का बेटे मतलब ये होता है कि आपकी जो कम्युनिटी है, आपकी जो पॉपुलेशन है, उसका आप क्रॉस सेक्शनल व्यू एक ले सकें कि जी वहां पे डिजीज स्टेटस, डिजीज बर्डन क्या है। याद है? रिमेंबर, प्रेवलेंस रिलेट्स टू डिजीज बर्डन, इंसिडेंस रिलेट्स टू रिस्क ऑफ डिजीज। याद है कितनी बार मैं ये चीज पे एम्फसाइज करता था? तो बिल्कुल वही चीज है कि जनाब आपकी प्रेवलेंस की जब भी बात आएगी तो इसका मतलब होगा क्रॉस सेक्शनल। और क्रॉस सेक्शनल का मतलब होगा कि आपकी कम्युनिटी में, आपकी पब्लिक के अंदर, आपका जो एरिया है उसके अंदर डिजीज का बर्डन क्या है। और वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? डिजीज बर्डन हम सिर्फ एक ही तरह से फाइंड कर सकते हैं, वो हम फाइंड कर सकते हैं प्रेवलेंस से। और क्योंकि क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हुए हम सिर्फ एक ही तरह से डिजीज बर्डन फाइंड करते हैं व्हिच इज प्रेवलेंस, so that is why cross sectional study is also known as a prevalence study। ठीक है? और यही सेकंड इज केस कंट्रोल स्टडी। कौन सी स्टडी? केस कंट्रोल स्टडी। अच्छा, केस क्या होता है आपको पता है? एपिडेमियोलॉजी में केस कहते हैं डिजीज पर्सन को। कंट्रोल क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? कोई क्या पता चल, अगर केस डिजीज पर्सन है तो कंट्रोल क्या हो सकता है? तो मुझे बताएगा? किसी को आइडिया हो रहा है कंट्रोल लफ्ज सुन के? सर प्रिवेंशन के जरिए। नहीं बेटे। या फिर सर वो सर दिस इज जस्ट अ गेस, वो बायो में हमने एक एक्सपेरिमेंट वर्सेस कंट्रोल रूम जिस तरह नहीं होता, तो जो लोग इफेक्टीज हैं उनको कंपेयर करना, जो किसके साथ कंपेयर करना? गुड, कंपेयर किसके साथ बेटे करना? तो सर ये नहीं पता। हेल्दी के साथ सर। हेल्दी कौन कह रहा है? हेल्दी के साथ कौन कह रहा है? सर मैंने बोला। गुड, बिल्कुल सही है। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। केस का मतलब हो गया बेटे डिजीज पर्सन, कंट्रोल का मतलब हो गया नॉन डिजीज पर्सन। नॉन डिजीज पर्सन क्या होता है? जो हेल्दी होता है। सो दैट मीन्स कि केस कंट्रोल स्टडी। देखो मैं हमेशा आपको कहता हूँ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती जिंदगी में चीजों की। रट्टा याद नहीं रहता, कोई फायदा नहीं होता रट्टे का। ऑलवेज ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और जब आप टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हो तो आधी चीज आपकी वहीं पे पता चल जाती है। अब टर्मिनोलॉजी क्या है? केस कंट्रोल स्टडी। तो केस आ गया हमारा डिजीज पर्सन, कंट्रोल आ गया हमारा नॉन डिजीज पर्सन विच इज अ हेल्दी पर्सन। तो इससे हमें पता है चला कि केस कंट्रोल स्टडी में एक तरफ हम लेंगे बीमार लोग, डिजीज पर्सन, दूसरी तरफ हम लेंगे हेल्दी लोग, नॉन डिजीज पर्सन। तो हम करते क्या हैं?
लेट से मैं आपसे कहता हूं कि जनाब एक केस कंट्रोल स्टडी करनी है कोरोना पेशेंट्स के ऊपर, तो इसका क्या मतलब होगा? आप लोग क्या इससे समझ रहे हो? इसका मतलब ये होगा कि जब मैंने आपको कहा कि कोरोना के ऊपर केस कंट्रोल स्टडी करनी है, तो मैंने 50 लोग ले लिए ऐसे जिनको कोरोना वायरस है, कोरोना कोविड डिजीज यानी उनको है, इस वक्त आइडेंटिफाइड है, केसेस हैं वो, यानी उनको कोरोना डिजीज है। 50 मैंने ऐसे लोग ले लिए जिनको कोरोना डिजीज नहीं है। जो पहले 50 लिए थे वो मेरे क्या आ गए? केसेस आ गए। जो बाद में 50 लिए जिनको कोरोना नहीं है वो मेरे क्या आ गए? कंट्रोल आ गए। अब मैंने क्या करना है? दोनों को कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है? मैंने स्टार्ट किससे किया? डिजीज से वर्सेस नॉन डिजीज से, यही किया ना। 50 ले लिए कोरोना वाले, 50 ले लिए वो लोग जिनको कोरोना नहीं था। अब मैंने इनके पास्ट में जाना है, इनकी हिस्ट्री लेनी है। जब आप क्लिनिक पे जाते हो फिजिशियन के पास, वो क्या लेता है? आपकी हिस्ट्री लेता है, नहीं लेता? डाइटिशियन भी लेता है ना हिस्ट्री। सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स क्या लेते हैं? हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री लेके क्या फायदा होता है? हिस्ट्री लेके पता चलता है कि भाई हमारा पेशेंट किस किस चीज से एक्सपोज हुआ है, क्या क्या रिस्क फैक्टर हुआ है उसको पिछले कुछ अर्से में। आप फिजिशियन के पास जाके कहते हो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, वो आपको क्या देगा? अच्छा जी, आपने बाहर से कुछ खाया है, आपको कोई फूड पॉइजनिंग हुई है, आप बॉइल्ड वाटर पीते हो या नहीं पीते, आपके घर में किसी और को भी पेट में दर्द हुआ है रिसेंटली, XYZ। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो केस कंट्रोल में हम यही करते हैं कि हम प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं, यानी आज की डेट में मैंने केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन करनी है 11 में 2020 को। मैंने 50 पेशेंट ले लिए कोरोना के, 50 पेशेंट ले लिए मैंने वो लोग 50 लोग ले लिए जिनको कोरोना नहीं है। दोनों को कंपेयर किया। अब कोरोना पेशेंट से मैंने 10 सवाल करने हैं, लेट से उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड। 10 इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, जितने मर्जी आप करें, 5, 10, 15, 20, 25, 30 डिपेंडिंग ऑन कितनी हिस्ट्री आपने लेनी। मैं उनसे पूछूंगा अच्छा भैया आप चाइना होके आए हैं, अच्छा आप ईरान होके आए हैं, ओके आप घर से बाहर एक्सपोज रहते हैं हर वक्त, आप मास्क नहीं यूज करते घर से बाहर जाते हुए, आप की इम्यूनिटी वीक है या स्ट्रांग है, आपको कोई डिजीज हुई है पिछले कुछ अर्से में या नहीं हुई, आपको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, कोई कोमॉर्बिडिटी है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, XYZ, आपके घर में कोई कोरोना पेशेंट तो नहीं है, और आपके घर में कोई बाहर से लोग ऐसे तो नहीं आए जो अब्रॉड से हो क्या है। ये सारे सवाल मैंने उन 50 लोगों से कर लिए जिनको कोरोना डिजीज है। अब सेम सवाल मैंने उन 50 लोगों से करने हैं जिनको कोरोना डिजीज नहीं है। सेम क्वेश्चंस मैंने उनसे करने, क्यों करने? सो दैट मैं कंपेयर कर सकूं, और जब कंपेयर करूंगा तो ही मैं बताऊंगा ना कि भाई कोरोना के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल आज आपको पता है कोरोना डिजीज टेलीविजन पे भी 10,000 बार दिन में आता है कि भाई अगर आपकी हिस्ट्री है, ट्रेवल हिस्ट्री चाइना की, ईरान की, अगर आपके घर में कोई बंदा आया है बाहर से, अगर आप घर से बाहर गए हैं मास्क लगाए बगैर, अगर आपको खांसी फील हो रही है, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, अगर आपको सांस लेने में मुश्किल हो रही है, XYZ, तो यू मे बी हैविंग कोरोना डिजीज। ये चीजें हमें कैसे पता चली? ये चीजें हमें केस कंट्रोल स्टडी करके ही पता चली। एक्चुअली जब आज से 2 महीने पहले पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल जब ये हमने टेलीविजन पे देखना शुरू किया, तो उस वक्त तो दुनिया में लोग केस कंट्रोल स्टडीज कोरोना पे कर चुके थे ऑलरेडी, और केस कंट्रोल स्टडीज करके उन्हें पता चला था कि भाई ये रिस्क फैक्टर्स हैं, जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव आ रहा है उनकी ये ट्रेवल हिस्ट्री है, या ये साइंस एंड सिम्टम्स है, या ये एक्सपोजर्स हैं। और उनको जब कंपेयर किया जो हेल्दी लोग थे, तो उन्हें पता चला कि हेल्दी लोगों में ये एक्सपोजर्स नहीं है। इसका मतलब है अगर ये रिस्क फैक्टर्स आपको हैं तो आपको कोरोना वायरस होने के चांसेस आपको ज्यादा है, आपको कोरोना डिजीज है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है आज के लेक्चर की स्टडी डिजाइन। ठीक हो गया, समझ आ गई ये बात? इसी तरह अब अगर मुझसे आप कहते हैं कि जनाब कोरोना के ऊपर क्रॉस सेक्शनल स्टडी करनी है आज की डेट में, जो हम पहले बड़ी डिटेल से प्रेवलेंस डिस्कस भी कर चुके हैं, वो मैं कैसे करूंगा? इस्लामाबाद में करनी है। मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा इस्लामाबाद का डेटा कलेक्ट। ठीक है, मैं ले लूंगा इस्लामाबाद की न्यू केसेस यानी 11 मई को जितने न्यू केसेस रिपोर्ट हुए, प्लस पिछले 2 महीने के जितने ओल्ड केसेस हैं सारों को ऐड कर लूंगा, न्यू केसेस को भी ऐड कर दूंगा। आज की डेट में मैंने करना है क्रॉस सेक्शन स्टडी।
लेट्स अज्यूम ये आ जाते हैं 300, 300 मेरा न्यूमरेटर बन गया। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? टोटल पॉपुलेशन, कितनी टोटल पॉपुलेशन इस्लामाबाद की? 2 मिलियन, 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय लेट्स से 1 लाख। तो ये मेरी क्या आ जाएगी? क्रॉस सेक्शन स्टडी कोरोना की। क्लियर? अच्छा जी, अब आ जाए जरा थर्ड स्टडी विच इज थर्ड टाइप ऑब्जर्वेशन के अंदर, विच इज कोहॉर्ट। कोहॉर्ट बेटे कहते हैं ग्रुप को, फ्लॉक, हर्ड, ये इंग्लिश में सारे वर्ड्स यूज करते हैं ना। कोहॉर्ट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल अंडर स्टडी। अब कोहॉर्ट में क्या कहते हैं? आप मुझे कहते हो जी सर कोरोना पे कोहॉर्ट स्टडी करें, तो मैं क्या करूंगा? मैं ये करूंगा कोरोना पे कोहॉर्ट स्टडी करने के लिए कि केस कंट्रोल स्टडी में मैंने क्या किया था? मैंने कहां से स्टार्ट लिया था? केसेस से। 50 कोरोना के पेशेंट ले लिए और 50 ऐसे लोग ले लिए जिनको कोरोना नहीं था। तो मैं आई स्टार्टेड ऑफ विद केसेस एंड कंट्रोल्स। कोहॉर्ट उसके ऑपोजिट है। मैंने केस स्टडी में केसेस और कंट्रोल से स्टार्ट किया और पास्ट में जाके, हिस्ट्री में जाके, बैक इन टाइम जाके मैंने क्या देखा था? उन लोगों का एक्सपोजर देखा था। ये देखा था ना। कोहॉर्ट उसके ऑपोजिट करना है। कोहॉर्ट में मैंने एक्सपोजर से स्टार्ट करना है और फ्यूचर में जाके उनकी डिजीज डेवलपमेंट देखनी है। मैं रिपीट कर देता हूं। टाइम तो नहीं आया किसी के पास 10 मिनट्स वाला रिमाइंडर? नहीं सर। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, इस पर जरा फोकस करो कोर्स से। केस कंट्रोल स्टडी में मैंने स्टार्ट किया किस चीज से? डिजीज से, डिजीज स्टेटस से। 50 को डिजीज है, 50 को डिजीज नहीं है। फिर मैं गया उनके पास्ट में, बैक इन टाइम उनकी हिस्ट्री ली, पास्ट में गया, क्या चीज डिटरमिन करने के लिए? उनके रिस्क फैक्टर्स। ये क्या बन गई? केस कंट्रोल स्टडी बन गई। अब मैंने करनी है कोहॉर्ट स्टडी, सेम कोरोना पे करनी है। कोहॉर्ट में मैं एक्सपोजर से स्टार्ट करूं, यानी 50 ऐसे लोग ले लिए जिनकी चाइना ट्रैवल की हिस्ट्री है और 50 ऐसे लोग ले लिए जिनकी चाइना ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं है। एक्सपोज्ड वर्सेस नॉन एक्सपोज्ड। किस चीज से एक्सपोज्ड? चाइना ट्रैवल से एक्सपोज्ड। किस चीज से नॉन एक्सपोज्ड? नॉट एक्सपोज्ड टू चाइना ट्रैवल। अब मैंने इन पेशेंट्स को कोरोना डिजीज कितने अरसे में, क्या इंक्यूबेशन पीरियड है, मैंने अपनी वीडियो में क्या बताया था, टेलीविजन पे आप क्या सुन रहे हो, कितने दिन का है? 14 डेज का। जिसको कोरोना डिजीज होनी है एक्सपोजर के बाद कितने डेज में हो जाएगी? 14 डेज में हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है अगले 14 दिन मैंने इन 50 लोगों को भी फॉलो अप करना है, इन 50 लोगों को भी फॉलो अप करना है। यानी वो 50 लोग जिनकी चाइना ट्रैवल हिस्ट्री थी उनको भी मैंने फॉलो अप किया और जिन 50 लोगों की चाइना ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी उनको भी फॉलो अप किया। किस चीज के लिए फॉलो अप किया? कि भाई 14 दिन बाद पहले ग्रुप में से कितनों को डिजीज डेवलप होती है कोरोना, और 14 दिन बाद दूसरे लोगों में से कितनों को डिजीज डेवलप होती है कोरोना। यानी कोहॉर्ट में मैंने ये किया कि आई स्टार्टेड ऑफ विद एक्सपोजर एंड आई वुड फॉलो the exposed and non-exposed in the future to ascertain their disease development. ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने ये किया कि जनाब मैं गया केस कंट्रोल करने, जब मैं किया तो मैंने लोगों को लिया किस बेसिस के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिजीज स्टेटस। फिर मैंने ली उनकी हिस्ट्री, हिस्ट्री में जाके सर्टेन किया उनके रिस्क फैक्टर्स। ठीक, अब जनाब मैंने करनी है कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी में मैंने ये किया कि मैंने स्टार्ट किया एक्सपोजर से, कौन चाइना गया है कौन चाइना नहीं गया। 14 दिनों तक फॉलो अप किया, जो चाइना गए थे उनमें से कितनों को डिजीज डेवलप हुई, जो चाइना नहीं गए थे उनमें से कितनों को डिजीज डेवलप हुई।
ठीक है। 14 दिन क्यों है? क्योंकि कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड 14 है, जिनको होनी है उनको 14 दिन में हो जानी है। कोहॉर्ट स्टडीज नॉर्मली 2-2, 3-3, 10-10 साल तक चलती हैं, बहुत लंबी चलती हैं कोहॉर्ट स्टडीज। ठीक है, होपफुली आप लोग को दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा, केस कंट्रोल में और कोहॉर्ट में। नहीं आया तो अगले 5, 6, 8 लेक्चर में हमने रोज यही चीज डिस्कस करनी है, डोंट वरी। मैं गला बैठ गया अब इस पे एम्फसाइज कर करके। अच्छा, कोहॉर्ट स्टडी की बेटे फर्दर 2 टाइप्स थी, एक को कहते हैं प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट, एक को कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट। प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट का मतलब ये होता है कि जो हम फ्यूचर में जाके करते हैं। क्या करते हैं? फ्यूचर में करते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट का मतलब होता है ऐसी स्टडी जो हम प्रेजेंट में स्टार्ट करते हैं, लेकिन जाते कहां पे? हिस्ट्री में जाते हैं, पास्ट में जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही कोहॉर्ट स्टडीज हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस है मैं फिर जब हम पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से इंशाल्लाह। लास्ट हमारे पास आ जाती है, ये तो बेटे थी सारी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। अब इंटरवेंशनल स्टडीज। इंटरवेंशन क्या होती है? कौन मुझे बताएगा? हमने कितनी चीजों की इंटरवेंशंस पढ़ी हैं अब तक ईपीएच के कोर्स में। व्हाट इज एन इंटरवेंशन? मैंने आपको बताया भी था, इंटरवेंशन किसे कहते हैं? जी कौन बताएगा बेटे इंटरवेंशन किसे कहते हैं? जल्दी करो। वो सारे एकदम जो हम किसी को 2 लोग बोले, किसी की बात समझ नहीं आई। हाँ जी सर हुर्मत को बोलने दें। जी बेटे बोलो हुर्मत। किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जो हम स्टेप्स लेते हैं उनको इंटरवेंशंस कहते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही हो गया। अब आप लोग, मैं कोरोना की एग्जांपल आज इसलिए ज्यादा दे रहा हूँ, बहुत रिलेटेबल है, आप लोग को समझ आसानी से आएगी। अब जी आप लोग कहते हो सर हम लोग डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हैं फ्यूचर के, तो हम लोग एक ऐसी स्टडी क्यों नहीं करते? हम कोरोना पेशेंट्स लेते हैं, भाई हर कोई बात करे विटामिन सी विटामिन सी विटामिन सी एंड इम्यूनिटी, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम कोरोना पेशेंट्स लेते हैं, उनको विटामिन सी दे के देखते हैं कि भाई विटामिन सी से वाकई कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो मैं क्या करूंगा, 50 कोरोना के पेशेंट्स ले लिए ग्रुप ए में, 50 कोरोना के पेशेंट्स ले लिए ग्रुप बी में। सारे क्या है? कोरोना के पेशेंट्स हैं। पहले 50 लोगों को मैंने क्या दिया? विटामिन सी सप्लीमेंट डेली 3 महीने के लिए। दूसरे 50 लोगों को मैंने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, यानी विटामिन सी नहीं दिया और जो भी था वो दे दिया। 3 महीने बाद दोनों को कंपेयर करूंगा। जिस ग्रुप को विटामिन सी दिया था उनकी इम्यूनिटी कितनी बेटर हुई, जिस ग्रुप को विटामिन सी नहीं दिया था उनकी इम्यूनिटी कितनी बेटर हुई, दोनों को कंपेयर कर लूंगा। तो ये मेरी क्या आ जाएगी? इंटरवेंशनल स्टडी। यानी मैंने अपने पास से कोई इंटरवेंशन की, मैंने अपने पास से कोई ऐसा काम किया जिससे मेरे ख्याल से लोगों का डिजीज बेटर होगी, उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी। तो ऐसी स्टडी को बेटे हम क्या कहते हैं? इंटरवेंशनल स्टडी, या जिसका हमने नाम दिया था रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल या रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। तो ये ऐसी स्टडी को कहते हैं जिसके अंदर हम अपने पास से कोई इंटरवेंशन करते हैं, हम अपने पास से लोगों को कुछ करने को कहते हैं कि जी आप ये करें। मैंने स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल मैंने करना है। 50 स्टूडेंट्स ले लिए जिनको मैंने रोज की बेसिस पे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे एक लेक्चर दिया। ये क्या की? इंटरवेंशन की। और 50 स्टूडेंट्स ले लिए जिन बेचारों को मैंने कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट पे लेक्चर नहीं दिया। 2 महीने बाद रोज ये करना है। 2 महीने बाद मैंने दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर कर लिया। मैंने देख लिया जिस ग्रुप को स्ट्रेस मैनेजमेंट पे लेक्चर्स दिए थे उनका स्ट्रेस कितना बेटर हुआ, और जिस ग्रुप को स्ट्रेस मैनेजमेंट पे लेक्चर नहीं दिए थे उनका स्ट्रेस कितना बेटर हुआ या बुरा हुआ या वैसा ही रहा, जो भी। तो क्या बन गई? ये मेरी इंटरवेंशनल स्टडी बन गई। ठीक है, दिस इज द समरी, वेरी वेरी ब्रीफ समरी ऑफ ऑल द एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइंस। कल से इंशाल्लाह ताला हम डिटेल से हर स्टडी डिजाइन को बहुत ही डिटेल से देखेंगे। आप लोग जब तक इसको बहुत अच्छे से पढ़ो,
इस पे कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज उनको नोट डाउन कर लो। कल लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मुझसे वो क्वेश्चंस करना, एंड आई एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज अगर आपको आपको सारा समझ आ गया है तो दो ही बातें मैं कह सकता हूँ, या तो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो या बिल्कुल समझ नहीं आया। ठीक है, यही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी ट्रिकी हैं, इतनी इजीली डाइजेस्ट नहीं होती, इतनी इजीली समझ नहीं होती। ठीक है बेटे, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, इसको हम वाइंड अप करेंगे यहीं पे। कल इंशाल्लाह ताला हम यहीं से डिस्कस करेंगे फर्दर। स्टे सेफ और टेक केयर, इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।